हेलो एवरीवन, तो ये है कंट्रोलिंग। स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग की। अगर डेफिनेशन से बताऊं, बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो व्हाट इज कंट्रोलिंग, कि किसी चीज़ पे चेक रखना, ठीक है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, वो ही कंट्रोलिंग होता है। अब बिजनेस में कंट्रोलिंग इज मेजरिंग, मतलब जो कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट इन द पास्ट। स्टैंडर्ड्स कब सेट करते हैं? प्लानिंग स्टेज पे सेट करते हैं, ठीक है। इट इज कंट्रोलिंग इज ऑल्सो कीपिंग अ चेक ऑन द एम्प्लॉयज कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये आपका बेसिक कंट्रोलिंग की डेफिनेशन होती है। अब ये ना एमसीक्यू में आ जाता है कि कंट्रोलिंग का फॉर्मूला, तो इट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये याद रखना, एज इट इज आता है एमसीक्यू में। और बताएं तो कंट्रोलिंग जो होती है वो परवेसिव होता है, कि ये हर लेवल पे ज़रूरी होता है, हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, तो ये परवेसिव है। सेकंड, हम बहुत लोग ना ये अजम्पशन मान लेते हैं कि हमने जैसे पढ़ रखे हैं मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब, तो हमें लगता है कि कंट्रोलिंग लास्ट में, तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, इसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन खत्म हो जाता है। इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, क्यों? क्योंकि ये दोबारा मैनेजमेंट साइकिल को बैक टू प्लानिंग ले आता है, तो इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, ये याद रखना। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग है अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग। देन आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? फर्स्ट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब कंट्रोलिंग होता है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजर टू ब्रिंग द डिविएशन इन टू लाइट। जो भी डिविएट हो गया है, डिविएट कैसे, कि जैसे अगर स्टैंडर्ड दे रखा है कि 50 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस होने चाहिए, बट हुआ सिर्फ 30, तो जो 20 है वो डिविएशन है। तो फिर मैनेजर्स उसको करेक्टिव एक्शंस लेते हैं उस चीज़ के, एंड जब करेक्टिव एक्शंस लेते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन गोल ही फुलफिल होता है। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया वो एकदम एक्यूरेट है। नहीं, कंट्रोलिंग जब करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो मैनेजर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि उसको रिवाइज कर दे स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि वी नो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इतना डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है, तो स्टैंडर्ड्स भी चेंज होने चाहिए। थर्ड आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है कि अगर गुड कंट्रोल सिस्टम है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हमें दे रखे हैं कि इधर ये रिसोर्स यूज होना है, इधर ये फाइनेंस यूज होना है, इधर ये ह्यूमन रिसोर्स यूज होना है, तो हमें पता रहता है कि ये करना है, तो हम रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं और वेस्टेज जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। कैसे? जब एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी पता है कि हम ये करेंगे, इतना स्टैंडर्ड हम अगर अकम्प्लिश कर लेंगे तो हमें अप्रेजल मिलेगा, हमें मोटिवेशन, मतलब हमें अप्रेजल मिलेगा, हमें रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ के लिए, सॉरी, एंड इसी से उनकी मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होती है। सिंपल। फिर आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसका जो मेन कीवर्ड है, प्लीज याद रखना कि मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ये एमसीक्यू में आता है एज इट इज, ठीक है। कैसे डिसऑनेस्ट बिहेवियर? रेगुलर चेक रहता है अगर सीसीटीवी से, तो एम्प्लॉयज के डिसऑनेस्ट बिहेवियर मिनिमाइज हो जाता है। लास्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही है कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट है तो स्मूथ फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि एवरीवन नोज कि हमें ये काम करना है। अब आता है नेक्स्ट पे, दैट इज आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इजी है। फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स अगर पूछे कि क्या होता है, एमसीक्यू में आता है, प्लीज ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क और द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। कुछ होना चाहिए ना, ऐसे ही रैंडमली हवा में तो कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते, कुछ बेस तो होना चाहिए, है ना। तो वो होता है स्टैंडर्ड्स। फिर सबसे पहले प्लानिंग स्टेज पे ही ये स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ठीक है। फिर अच्छा, ऑल्सो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव हो सकता है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए या इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये सब क्वांटिटेटिव है, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव हो सकता है कि गुडविल इंक्रीज करनी है या एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीज करनी है, ये सब आपके क्वालिटेटिव होते हैं। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि
हम जितने जो परफॉर्मेंस हो रही है एम्प्लॉयज की वो चेक करना। कैसे होता है ये प्लीज याद रखना। एक होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक होता है सैंपल चेकिंग, एक होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एम्प्लॉयज को अगर देखना होता है कि एम्प्लॉयज कैसे कर रहे हैं तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट काम आती है। अगर देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसे चल रहा है तो वो होते हैं रेशियो से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सब पढ़ा अकाउंट्स में पढ़ेंगे। ये रेशियोज जो हमने अकाउंटिंग रेशियोज पढ़े होंगे उस बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। फिर अगर देखनी है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कैसे देखते हैं कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और इतने यूनिट्स में से इतने डिफेक्टिव थे, तो ये एफिशिएंसी है, ठीक है। फिर आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। कुछ नहीं है, बस ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से देखते हैं एंड इसमें पता चलता है इस प्रोसेस में कि ये डेविएशन हो रखी है, इसमें कुछ नहीं। द फोर्थ स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, क्योंकि यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि डेविएशन क्या है। अब इसमें दो टाइप के आते हैं। एक तो आता है सीपीसी। सीपीसी इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। याद रखना क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अच्छा, एमसीक्यू में आ जाता है कि व्हाट इज KRA। एज इट इज आ जाता है व्हाट इज KRA। तो KRA इज की रिजल्ट एरिया। अब मैं ये बताती हूँ क्या मतलब है इसका, कि सीपीसी इज इट मीन्स कि हमें सिर्फ उन एरिया पे कंट्रोल करना चाहिए जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड है, ठीक है। तो की रिजल्ट एरिया वही होता है, जो इम्पॉर्टेंट एरिया होता है वो की रिजल्ट एरिया होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जो बुक में दे रखा है वो बताती हूँ। आता है एग्जैक्टली कि अगर लेबर कॉस्ट 5% से इंक्रीज हो गई एंड अगर पोस्टल चार्जेस इंक्रीज हो गए 20% से, तो मैनेजमेंट को क्या डेविएशन, क्या मतलब देखना चाहिए। मैनेजमेंट को वो 20% नहीं देखना चाहिए, मैनेजमेंट को लेबर कॉस्ट देखना चाहिए। लेबर कॉस्ट क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है। दैट इज द की रिजल्ट एरिया, ठीक है। फिर आता है MBE, सॉरी ये MBE है, मैंने गलत लिख दिया। MBE इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसकी मोस्ट फेमस लाइन जो बुक में लिखी है MCQ में आती है कि कंट्रोलिंग एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोलिंग नथिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप हर चीज कंट्रोल करोगे तो फिर रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही ना बाकी एम्प्लॉयज एंड ये सबसे। अब जैसे परमिसिबल लिमिट सेट की जाती है प्लानिंग के टाइम पे ही, कि अगर कुछ डेविएशन विद इन परमिसिबल लिमिट है, कि इतना अगर हो रहा है डेविएशन, कि अगर वही एग्जांपल लेती हूँ 50 यूनिट्स बनानी थी, 48 यूनिट्स बन रही हैं, 2 यूनिट का डेविएशन परमिसिबल लिमिट में है, तो मैनेजमेंट की लाइट में नहीं लाना चाहिए। बट अगर बियॉन्ड है ये तो हाँ लाना चाहिए, कि अगर ये 50 बनाने थे 30-20 बन रहे तो फिर ये लाना चाहिए, क्योंकि ये विद बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट है, ठीक है। फिर आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि अगर हमने डेविएशन देख लिया कि डेविएशन हो रहा है तो उसको फिर सही भी तो करना है, कि क्या किस मेजर से सही कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं लोग, बट कैसे करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं वो बुक में लिखे थे कि या तो आप ट्रेनिंग दे दो एम्प्लॉयज़ को कि अगर सही से स्टैंडर्ड नहीं आउटपुट आ रहा आपका, या आप ओवर टाइम वर्कर्स को कर सकते हो एम्प्लॉय, या आप एडिशनल मशीन्स एडिशनल रिसोर्सेज थोड़े डाल सकते हो, या फिर आप एडिशनल वर्कर्स कर सकते हो। बट तब भी ये करेक्टिव एक्शन लेने के बाद भी डेविएशंस अगर आ रही हैं तो मतलब स्टैंडर्ड्स जो है उनको रिवाइज करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो रखे, ठीक है। ये आ जाता है आपका प्रोसेस। अब आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। सबसे पहले डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हर चीज को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं ला सकते हैं। जैसे मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर इंक्रीज करना है तो हम इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कैसे बताएंगे कि इतना इंक्रीज होना चाहिए, ये तो नहीं बता सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है कंट्रोलिंग का। सेकेंड है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि वी नो कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव हो पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम से चेंज हो सकती है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स में चाहिए। फिर है रेजिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, कि अगर पूरा चेक रखोगे सीसीटीवी से एम्प्लॉयज पे तो उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है, उनको लगता है कि उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज कॉस्टली अफेयर। कॉस्टली अफेयर कैसे
कि दो पॉइंट्स आते हैं कि एक तो कि अगर आपने बहुत सारे सीसीटीवी ये सब लगा लिए अपने एंटरप्राइज बिजनेस में, एंड वहाँ जो आपका उससे जो बेनिफिट डिराइव्ड है वो आपका लेस है देन द कॉस्ट, तो फिर ये कॉस्टली हो जाता है आपका सीसीटीवी। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि जो नई एंटरप्राइज होती है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि इतना कॉस्ट इन्वेस्ट करके वो सीसीटीवी ये सब लगाए इजी। अब लास्ट इसका जो टॉपिक है जो आता है वो है ये रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो तो मैंने बताया था कि मैं डिटेल में बताऊंगी, वो ये है। सबसे पहले प्लानिंग जो होती है वो होती है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव क्या कि ये प्रिस्क्राइब करती है कि कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव होती है। कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव कैसे कि ये बताती है कि हमें ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये स्टैंडर्ड्स है, हमें इससे कंपेयर करना है, पूरा इवैल्यूएट करती है आपकी परफॉर्मेंस को, तो ये कंट्रोलिंग है। देन प्लानिंग, अब हम कहते हैं कि प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है तो ये फॉरवर्ड लुकिंग है, और कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप है तो ये बैकवर्ड लुकिंग है। ऐसा गलत है, दोनों है, ये दोनों हैं। प्लानिंग इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। पहले बताती हूँ क्यों फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि हम जो प्लान्स बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं, हम बनाते हैं ये फोरकास्ट के बेसिस पे, तो ये है फॉरवर्ड लुकिंग। अब बैकवर्ड लुकिंग अगर मैं बोलूँ तो कैसे है कि हम जो प्लान्स बनाते हैं वो हम पास्ट एक्सपीरियंस देख के ही तो बनाते हैं। अगर पास्ट में कुछ गलत हो गया तो हम उसको दोबारा रिपीट थोड़ी ना करेंगे, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। अब हम आते हैं कि कंट्रोलिंग क्यों फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि हम ट्राई करते हैं, मतलब कंट्रोलिंग एम्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। जब हम लोग स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, डेविएशन निकालते, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो करेक्टिव एक्शन से परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होगी तो ये फ्यूचर परफॉर्मेंस वो करता है इम्प्रूव। बैकवर्ड लुकिंग क्यों है कि हम जो स्टैंडर्ड सेट इन द पास्ट प्लानिंग के टाइम पे वो हुए थे उसी स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करता है, ठीक है। अब प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया और कंट्रोल उसको हम मॉनिटर कर ही नहीं रहे, डेविएशन हमें पता ही नहीं चल रहा, तो फिर क्या ही फायदा उस स्टैंडर्ड्स को सेट करने का, है ना। द लास्ट पॉइंट इज कि कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। आपके पास स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो आप क्या चीज मेजर करोगे, किस चीज से क्या बेस होगा आपके पास उसको मेजर करने का, राइट। So that's it for this chapter. Thank you.